बच्चों देखो, हम कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर पहले हमने टेस्ट किया था, सबसे पहला जो था कंपेरिजन इंटीग्रल, याद होगा तुम्हें, 1/x की पावर n की फॉर्म में। बस लिमिट लोअर लिमिट 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, और फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होना चाहिए। n की वैल्यू यदि 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट, नमस्ते गुड़िया, और n की वैल्यू 1 से कम है तो डाइवर्जेंट। ये था हमारा कंपेरिजन इंटीग्रल। उसके बाद में करा था हमने अल्टरनेट। अल्टरनेट में कहा गया था कोई भी तुम्हारा इंटीग्रल हो इस टाइप का, तुम्हें चेक करना हो कि हाँ भाई कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट है, तो एक जीएक्स और चुनो, लेकिन जीएक्स ऐसी चुनो कि एफ अपॉन जीएक्स की लिमिट निकाले इन्फिनिटी पर, तो वो फाइनाइट और नॉन जीरो आनी चाहिए। फिर जीएक्स वाले इंटीग्रल को चेक करो, फिर जीएक्स वाला इंटीग्रल कैसा है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो एफ वाला भी कन्वर्जेंट, और जीएक्स वाला डाइवर्जेंट है तो एफ वाला भी डाइवर्जेंट। और ये दोनों टेस्ट स्पेशली कब लगाए जाते हैं, जब क्वेश्चन एल्जेब्रिक में होता है, फंक्शन हमारी एल्जेब्रिक हो तब लगाए जाते हैं। अगर मान लो एल्जेब्रिक ना हो तो फिर दूसरा टेस्ट बताया था मैंने, ये क्या बताया था, वो बताया था कंपेरिजन का मेन टेस्ट। उसमें कहा था पहले तुम्हें जो फंक्शन रखी है एफ एक्स, जो भी फंक्शन तुम्हें एफ एक्स रखी है, एक ऐसी फंक्शन चुनो जी एक्स जो इससे बड़ी हो, और फिर जी एक्स वाले को चेक करो। अगर वो कन्वर्जेंट आया तो एफ एक्स वाला भी कन्वर्जेंट है। अगर जी एक्स वाला डाइवर्जेंट आया फिर ये थ्योरम काम नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम कोई फंक्शन ऐसी चुनते हो जो इससे बड़ी है और कन्वर्जेंट भी है तो 100% ये वाला कन्वर्जेंट जाएगा। ठीक है, तो ज्यादातर हम इसको लगाते हैं साइन कोस में, मतलब जब एल्जेब्रिक ना हो तब लगाते हैं। एक और टेस्ट है, क्योंकि उसमें ज्यादातर तुमने देखा होगा कि हमने जब जीएक्स चुनते हैं तो जीएक्स बड़ी होनी चाहिए और कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तुमने देखा होगा कुछ क्वेश्चन में अटक जाते हैं हम, जीएक्स ऐसी आ जाएगा जो डाइवर्जेंट हो, कन्वर्जेंट ना हो, तो फिर उस टाइम पे ये टेस्ट लगता नहीं है। तो उस टाइम पे फिर हम टेस्ट लगाएंगे डिरिचलेट टेस्ट। बड़ा आसान सा टेस्ट है। देखो क्या कहा गया है, कोई फंक्शन लेनी है तुम्हें बाउंडेड और मोनोटोनिक लेनी है इस इंटरवल के अंदर। बाउंडेड का मतलब तुम्हें पता है कि इसकी जो सुप्रीमम है और इनफिमम के, मतलब इसका सुप्रीमम और इनफिमम मिल जाना चाहिए, यही तो मतलब है। चलो मैं एक चित्र बनाता हूँ तुम्हें। ये चित्र बनाया मैंने, यहाँ पर लिखा 1 और यहाँ पर लिखा ना, ज्यादा गलत हो गया, गलत हो गया एक मिनट, पहले मैंने सबको हटा दिया, भीड़ सी हो गई जाती। एक मिनट, देखो इसमें ये बड़ी प्रॉब्लम है, नीचे कुछ है जा कुछ और। देखे फंक्शन बाउंडेड, बताना सोच कर, ये मैंने चित्र बना दिया, ये इधर को जा रही अनंत की ओर लेकिन जीरो की ओर, y की वैल्यू जीरो, और मैंने पूछा 1 से लेकर इनफिनिटी तक, बताइए फंक्शन बाउंडेड है? क्यों नहीं बाउंडेड में बताओ। y फंक्शन का मतलब बाउंडेड का मतलब ये y की जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई, इसका सुप्रीम कहां मिलेगा 1 पर, और इनफिनिटी कहां मिलेगा इनफिनिटी पर, ये तो मिलेगा, तो फंक्शन बाउंडेड तो है। फंक्शन बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि इसका कोई अपर बाउंड मिल जाना चाहिए और कोई लोअर बाउंड मिल चाहिए, दो नंबरों के बीच में आ जाए फंक्शन की वैल्यू। समझ में आ गई तुम्हें? तो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। मोनोटोनिक का मतलब या तो वो इंक्रीजिंग हो या वो डिक्रीजिंग हो। जैसे ये वाला बनाया, बताइए इंक्रीजिंग का बनाया डिक्रीजिंग का बनाया? डिक्रीजिंग का बनाया, क्योंकि y घटता ही जाएगा। सही है, तो दो बातें होनी चाहिए। और एफ की तीसरी बात क्या बताई, एफ की जो लिमिट निकाले इन्फिनिटी पर वो जीरो आना चाहिए। बताइए इसमें ये बात है नहीं है? एक्स की लिमिट निकाल, एफ की लिमिट निकालिए एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर, मतलब फंक्शन की वैल्यू बताइए जहां एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो। तो सोचो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी और इन्फिनिटी पर जाने की क्या हो जाएगी जीरो। तो चित्र बिल्कुल सही बनाया हुआ, फंक्शन बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और उसकी लिमिट जीरो भी है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पर। तीन विशेषता है, तब उसने कहा एक इंटीग्रल लो, ये वाला इंटीग्रल कैसे बनाया। इसके अंदर एक तो एफ लेनी है, एक नई फंक्शन लेनी है फाइव एक्स, और जो फंक्शन लेनी है फाइव एक्स है ना, उसकी ये विशेषता होनी चाहिए कि अगर उस फंक्शन को इंटीग्रेट करें ए टू एक्स के बीच में, मतलब ए का मतलब मान लो ये है, एक्स कहीं भी ले लो, एक्स इन जनरल है, मान लीजिए एक्स यहाँ तक लिया, तो यहाँ तक इंटीग्रेट करें तो ये एरिया की जो वैल्यू है वो बाउंडेड होनी चाहिए, मतलब ये एरिया निश्चित आना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम कैलकुलेट ना कर सकें, इसकी वैल्यू फाइनाइट रहनी चाहिए, ये कह रहा है। अगर एक्स को थोड़ा आगे बढ़ा दें तो फिर ये वाला एरिया सारा, यहां से लेके यहाँ तक का एरिया, ये सारा एरिया भी निश्चित होना चाहिए। उसने कहा ए टू एक्स फाइव एक्स डी एक्स, भाई इसका मतलब क्या है, एरिया ही तो है किसका, फाइव एक्स का, एफ एक्स का नहीं, फाइव एक्स लेनी है तुम्हें ऐसी।
फाइव एक्स का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि पूरा इंटीग्रल जो है ये कन्वर्जेंट है। ये लिखा कन्वर्जेंट। एक बार मैं फिर थोड़ा सा बताता हूँ उल्टे अलग तरीके से, ये तो मैंने किताब का पढ़ा, देखो ध्यान दो। कोई इंटीग्रल ऐसा लिखा हुआ जिसमें दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है, दो फंक्शनों की प्रोडक्ट है, एक फंक्शन उसमें ऐसी है जो एफ एक्स है, मोनोटोनिक है और बाउंडेड है उस रेंज के अंदर। ये दूसरा बात, और एक और कंडीशन क्या, उसकी लिमिट निकाल लें x टेंड्स टू इंफिनिटी पर एफ एक्स की, वो जीरो जाना चाहिए। तीन बातें हैं, एक दो तीन बातें एफ एक्स के साथ होनी चाहिए। दूसरी बात, जो फाइव एक्स है उसको यदि इंटीग्रेट करें, लोअर लिमिट तो ये लेनी और x डालनी अपर लिमिट, और इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेट करने के बाद में एरिया आएगा, तो ये एरिया बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब है इसकी वैल्यू किसी नंबर से कम रहनी चाहिए, सही है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, ये कहा है डिरिचलेट ने। ऊपर एक बार को तुम इसे लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, लिखो और करके लिखो, इफ, मैं बोल रहा हूं इफ एफ एक्स, नंबर वन में लिखना, इफ एफ एक्स इज बाउंडेड मोनोटोनिक एंड लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पर एफ एक्स की वो जीरो होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो फाइव एक्स है उसको a टू x इंटीग्रेट करें और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के बाद वो एक निश्चित नंबर से कम आनी चाहिए, या बाउंडेड कह दीजिए या निश्चित नंबर से कम आनी चाहिए, तभी बाउंड हो पाएगी वो। m की वैल्यू यहाँ पर फाइनाइट है, किसी फाइनाइट नंबर से कम आनी चाहिए। अगर ऐसा है देन तब ये टेस्ट क्या कहता है, a टू इंफिनिटी एफ एक्स और फाइव एक्स की यदि तुम मल्टीप्लाई करोगे और नया जो इंटीग्रेशन बनेगा वो 100% कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जेंट। कर लिया। तो ये दो कंडीशन काम करनी चाहिए, एफ एक्स ऐसी मिलनी चाहिए और फाइव एक्स ऐसी मिलनी चाहिए। तो यदि ऐसा हो रहा है तो फिर ये पूरा इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। एक मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तभी समझ में आएगा तुम्हें, करें। एम लेस देन क्यों चाहिए, क्योंकि बाउंडेड है। देखो एक बात सुनो, एफ एक्स इक्वल टू मान लीजिए एक मिनट के लिए साइन एक्स है, इंटरवल दे दिया हमने तुम्हें -1 से लेकर +1 तक, बस के लिए इतना इंटरवल दिया। अब ये फंक्शन बाउंडेड होने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन की वैल्यू निश्चित रूप से किसी न किसी नंबर से कम रहनी चाहिए। उस नंबर को क्या बोलते हैं, अपर बाउंड, अपर बाउंड तो बोलते हैं। और एक नंबर से ये बड़ी होनी चाहिए, तो नंबर क्या आएगा, फंक्शन की वैल्यू इसकी, चाहे इंटरवल कुछ भी रखा, चाहे पाई टू पाई रखा या -0 टू पाई रखा, कुछ भी रखा, साइन की वैल्यू कभी भी, साइन की वैल्यू 1 से ऊपर नहीं जाती और -1 से कम नहीं जाएगी। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं साइन एक्स की वैल्यू 100% 1 से कम ही रहेगी। तो यदि कोई फंक्शन बाउंडेड है तो ऐसा हुआ होगा। तो ये बात हमने यहाँ पे कही कि यदि ये जो पूरा इंटीग्रेशन बाउंडेड है, ये इंटीग्रेशन नहीं, ये एरिया है, ये एरिया की वैल्यू निश्चित आनी चाहिए, बाउंडेड का मतलब ये है इनफाइनाइट नहीं बैठनी चाहिए। तो ये इंटीग्रल बाउंडेड का मतलब ये है कि ये एरिया बाउंडेड का मतलब है एक निश्चित वैल्यू आनी चाहिए, तो किसी निश्चित नंबर से कम आ जाए तो बाउंडेड रहेगी। अगर ये वैल्यू इनफिनिटी हो गई तो क्या किसी निश्चित नंबर से कम हो सकती है, मतलब ये तो खुद ही इनफिनिटी होगी, बहुत बड़ी हो गई, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है, हमें पता है साइन एक्स की वैल्यू 100% 5 से भी कम जाएगी। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन -1 और 1 के बीच जानी, इसका मतलब बाउंडेड फंक्शन है। अब बाउंडेड फंक्शन है तो एक नंबर ऐसा जरूर मिल गया होगा जिससे ये कम आ जाएगी, एक नंबर थोड़ी मिलेगा, हजारों नंबर मिल जाएंगे। अगर ये बाउंडेड है तो इसके लिए तो हजारों नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है फंक्शन का अगर एक भी अपर बाउंड मिल गया, उससे बड़े जितने भी नंबर लोगे वो सारे ही अपर बाउंड होंगे।
अगर फंक्शन की वैल्यू हमें पता है 1 से कम है तो फिर 100% वही फंक्शन की वैल्यू 2 से भी कम होगी, वही फंक्शन की वैल्यू 20 से भी कम होगी, वही वैल्यू 30 से भी कम होगी। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? तो मैंने उस कंडीशन को थोड़ा मोड़ दिया, ऐसा बना देना बस तुम। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, उस क्वेश्चन के आधार पर और समझेंगे सर क्या कहना चाह रहे हैं। ये समझा दूं सर? एक क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन है, चलो ये 1 to इन्फिनिटी डाल देता हूं, मैं अपने पास ले रहा हूं, और क्वेश्चन है साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2। ये क्वेश्चन है, ध्यान दो। फर्स्ट काइंड का है नहीं है, पहले तुम बताओ। लिमिट इनफाइनाइट है, फंक्शन जीरो पे गड़बड़ करते, जीरो हमने ली नहीं, तो फंक्शन बाउंडेड है और लिमिट इनफाइनाइट है, फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। ठीक है, पहला टेस्ट कंपेरिजन इंटीग्रल, बोलो क्या ये इस टाइप का क्वेश्चन है? दूसरा टेस्ट जो हमने बताया था कि उसमें लिमिट निकालनी पड़ती है किसकी, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की, वो कब लगाने पड़ते हैं, जब यो एलजेब्रिक हो। एलजेब्रिक कहाँ, इसमें साइन वगैरह। तो पहले दो टेस्ट तो बिल्कुल भूल जाओ, अब आते हैं सीधे कंपेरिजन पर। कंपेरिजन में कहता है वो पहले इसे एफ एक्स मान लो, ये ले लिया साइन एक्स अपॉन एक्स की पावर 1/2, फिर इसका मोड लगाओ, ये लगा दिया मोड। मोड से तुम्हें पता साइन हट जाएगा, जब साइन हट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2, तो इसे मैं जी एक्स मान लूँ। तो जो ये जी एक्स है क्या ये कन्वर्जेंट होगी? इसे चेक करने के लिए कंपेरिजन इंटीग्रल का यूज कर लो। तो एक्स की पावर 1/2, तो एन कितना हुआ यहाँ पर 1/2, 1/2 1 से कम है, क्या है, कमी तो है, तो डाइवर्जेंट है। तो ये टेस्ट तो काम नहीं करने का, ये टेस्ट तो तब काम करता है जब जी एक्स कन्वर्जेंट होती तो फिर तुम्हें अब लगाना है यहाँ पे डिरिचलेट टेस्ट। सही है बस। और वही वाली बात इनकी जो है, इनमें क्या कहा था, जब भी साइन कोस क्वेश्चन आवे ना, आंसर चुपचाप आंख नीच के कन्वर्जेंट लिखे, ये तो समझ में आ गई ना, तो कोई टेस्ट लगाने की जरूरत ना कुछ। फिलहाल तो अब मैं ये क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ तुम्हें, देखिए क्या करूंगा मैं। थोड़ी देर के लिए एपेक्स मान लेता हूं मैं, देखो ध्यान दो, पहले एक बार फिर बता दूं। डिरिचलेट टेस्ट कहता है कि भाई कोई भी इंटीग्रेशन तुम्हें चेक करना है तो तुम्हें दो फंक्शन देखनी पड़ेंगी उसके अंदर। एक फंक्शन की विशेषता तो ये होनी चाहिए एफ एक्स की, क्या, एक तो वो मोनोटोनिक हो, चाहे वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग हो। दूसरा वो बाउंडेड होनी चाहिए, उसकी वैल्यू कभी इनफाइनाइट नहीं बैठनी चाहिए। तीसरा उसकी लिमिट निकाले इनफिनिटी पर तो वो जीरो आना चाहिए। तो ऐसी इनमें से कौन सी फंक्शन है, या दो फंक्शन है, एक तो साइन वाली है, एक है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2। तो बताओ एफ एक्स किसे लूं जो इन तीन बातों को संतुष्ट करती हो? हाँ, 1 अपॉन रूट एक्स ले लो, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो फंक्शन घटती जाएगी, वही नीचे बढ़ेगा तो फंक्शन घटेगी। तो ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या ये बाउंडेड है इस इंटरवल के अंदर? 1 और इंफिनिटी के बीच में देखो, इसकी वैल्यू कभी भी इंफिनिटी नहीं जा सकती, जीरो पे जाती, जीरो इसमें इंटरवल में है ही नहीं। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो ये फंक्शन बाउंडेड भी है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, और इसकी लिमिट निकालना है इंफिनिटी पर तो जीरो भी आएगी। रख के देखो, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या बैठ जाएगा, जीरो बैठ जाएगी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। फिर दूसरी ढूंढनी है फाइव एक्स। फाइव एक्स कैसे होनी चाहिए? फाइव एक्स को यदि इंटीग्रेट करें एक्स लिमिट लेकर, ठीक है, ये तो बताया था, तो वो इंटीग्रेशन की वैल्यू एक निश्चित आनी चाहिए। तो तुम बताओ फाइव एक्स लेना है साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, कोस एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू कभी 1 से ऊपर नहीं जाती। समझ में नहीं आई? तो यहाँ पे डिरिचलेट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, बस तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन सी तुमने फाइव एक्स ली है और कौन सी तुमने एफ एक्स ली है। कोई ऐसी फंक्शन मिलेंगी नहीं तो फिर डिरिचलेट टेस्ट लगा नहीं सकते तुम यहाँ पर। तो हमने कहा एफ एक्स ये लिया हमने, और यहाँ लिख रहा हूँ सारी बातें। और एफ एक्स मोनोटोनिक कैसी है? मोनोटोनिक इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी है, और क्या है, बाउंडेड भी है, एंड बाउंडेड। क्योंकि इस फंक्शन की वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं रहेगी, इनफाइनाइट होगी जीरो पर, लेकिन हमारी रेंज में जीरो नहीं है, हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 to इन्फिनिटी। सही है। अब हम फाइव एक्स चुनते हैं, फाइव एक्स लिया हमने कितना, साइन एक्स। अब हमें फाइव एक्स को इंटीग्रेट करना है 1 to x लिमिट लेकर, ये कर रहा हूं मैं 1 to x, और यहाँ पर साइन एक्स और यहाँ dx। बस 2 मिनट ध्यान देना। चलो जी इंटीग्रेट करो। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस एक्स, ये तो आएगा 1 to x, लिमिट भर दीजिए। यहाँ लिमिट भरी तो माइनस के कोस एक्स आएगा, प्लस के हो जाएगा कोस 1। गलत हो गया? ये तो आ गया।
अब हमें इसका लेना है मोड, हमें ये देखना है कि इसकी वैल्यू क्या किसी एक निश्चित नंबर से हम कम लिख सकते हैं, ये देखना है। तो हमने मोड लगा दिया माइनस कोस एक्स और कोस 1। तो मैं बताया था मोड Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू होता है मोड Z1 प्लस मोड Z2 के। तो मैं यहाँ लेस देन लगाऊंगा और माइनस के कोस एक्स अलग तोड़ दूंगा और कोस 1 को अलग तोड़ दूंगा। माइनस के कोस एक्स, चाहे एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, कितना भी एंगल हो, ये वैल्यू कभी 1 से कम नहीं ऊपर नहीं जाएगी। ऐसे ही cos 1 की वैल्यू भी चाहे पता नहीं कितनी है लेकिन 1 से ऊपर नहीं जाने की। ये तो बात सही है। अब यहाँ पर मैंने भर दिया इसको, इसका मतलब 1 to x 5x और dx लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या डाल दिया हमने 1 और यहाँ डाल दिया 1। देखो 1 ऊपर वाले से बड़ा है, ये 1 इससे बड़ा है, तो इसलिए ये वाली वैल्यू ऊपर वाले से बड़ी ही होगी। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया कि भाई इस इंटीग्रेशन की वैल्यू चाहे तुम x कुछ भी लेना, यहाँ x कुछ भी लेना, ये वैल्यू कभी भी 2 से ऊपर नहीं जा सकती। एक बात बोल रहा हूं, वैसे ये 5x कौन सी ली फंक्शन हमने, वैसे ही बोल रहा हूं मैं। 5x क्या लिया हमने, sin x ली ना। चलो sin x का ग्राफ बताना 1 मिनट के लिए क्या होता है, देख दो, तो जानकारी है भी नहीं है। ये ऐसे चलता है, ये ग्राफ चलता है, ठीक है। ये 5x हमारी 5x, ठीक। यहाँ पर होता है x की वैल्यू 0, यहाँ x की वैल्यू पाई, यहाँ पर होती है x की वैल्यू पाई/2, फिर यहाँ पर x की वैल्यू 3 पाई/2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 पाई होती है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, तुमसे इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करवा रहा है, वो करा 5x का इंटीग्रेशन करो, कहां से करा 1 to कहां तक, x तक, x कुछ भी लेना अपनी मर्जी। चलो जी x मैंने डाल लिया, मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं, हल्का सा वैसे 0 कर लेता हूं मैं 1 मिनट को, और x की जगह डाल लेता हूं मैं पाई। ये बता सकते हो एरिया कितना आएगा, यहां से यहां तक का एरिया बता दो, ये वाला एरिया। अरे इसका मतलब ये तो है 0 से पाई तक का इंटीग्रेशन करके दिखा दो, ये कितना आएगा, ये वाला एरिया। तो ये एरिया निकालना है, ये वाला एरिया, ये तो एरिया। चलो करिए, कितना इंटीग्रेशन हुआ, माइनस के कोस एक्स, लिमिट भरिए 0 to पाई, तुमने भरा माइनस के कोस पाई, अब प्लस के कोस 0, कोस पाई की वैल्यू कितनी होती है -1, तो +1, और यहाँ कितना आ गया 1, ये तो आ गया, कितना आ गया 2, ये तो है। लेकिन अब किसी बच्चे ने इंटीग्रल 0 से लेकर 2 पाई तक कर दिया, तो 2 पाई तक कर दिया, तो यहाँ तक कर दिया, तो एरिया कितना हो गया, जब 0 एरिया है, क्यों, ऊपर वाला 2 नीचे वाला भी 2, लेकिन ये नीचे वाली साइड में नेगेटिव में जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, मतलब 2 से ऊपर नहीं जाने का। तुम यहां तक की बात छोड़िए, आगे तक ले लो, तक ले लो, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया प्लस होगा, लेकिन ये वाला माइनस होगा, तब 2 जाएगा। मतलब टोटल इस पूरे कर्व का एरिया 2 से ऊपर नहीं जाने का, हम ये कहना चाह रहे हैं। समझ में आगे बात तुम्हें। तो हमने यहाँ पर आंख मीच के सीधी सी बात है, जब ऐसे क्वेश्चन आ रहे साइन कोस के, तो जो साइन कोस है उसे 5 मानियो, और जो दूसरी फंक्शन रखी है उसे f मानियो, ठीक। लेकिन कंडीशन फिर भी एक बार निगाह में जरूर डाल लियो कि फंक्शन कैसी होनी चाहिए, लिमिट निकालना है 0 आनी चाहिए, मोनोटोनिक होनी चाहिए और बाउंड होनी चाहिए fx, और 5x कैसे लेनी है तुम्हें, जिसका इंटीग्रेशन करा जाए, जिसका एरिया निकाला जाए और वो एरिया निश्चित आता हो। समझ में आगे बात तुम्हें, बस इतना करना था इसमें। तो देखो हमने ये कंडीशन शो कर दी यहाँ पर, तो हम यहाँ कह सकते हैं शो बाय डिरिचलेट थ्योरम, शो बाय डिरिचलेट टेस्ट, तो डिरिचलेट टेस्ट के अनुसार 1 to ∞, और जो यहाँ fx इनटू में क्या था 5x, ये पूरा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट हो जाएगा, ये कन्वर्जेंट। तो 1 to ∞, ये कितना था fx हमारा 1/√x था, और ये कितना था sin x, तो ये हो गया कन्वर्जेंट। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हो गया, नोट कर लीजिए। इतनी गहराई में मत जाना बिल्कुल भी, ये तो तब के लिए हो जब लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए, अब एक्सरसाइज के अंदर कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज नंबर 2 की बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन दिया है पाई टू ∞ साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, शॉर्ट में बताना आंसर कन्वर्जेंट। कौन सा टेस्ट लगेगा, कंपेरिजन इंटीग्रल, अल्टरनेट, या कंपेरिजन टेस्ट, या डिरिचलेट टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट लगाओ, कंपेरिजन टेस्ट में क्या जीएक्स क्या लेंगे, बताया था साइन को छोड़ दो, जो जीएक्स है 1/x², और 1/x² किससे चेक हो जाएगा, कंपेरिजन इंटीग्रल से, n की वैल्यू 2 है, सही है, 1 से बढ़िया कन्वर्जेंट जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूं इसको, लेट करना fx, कंपेरिजन टेस्ट लगाने हैं, डिरिचलेट तो बहुत बाद में लगाया जाएगा जब कंपेरिजन फेल हो जाएगा, तो वरना कंपेरिजन टेस्ट लगाओ सीधा पहले,
इसका मोड, जब मोड लेंगे तो किसको हटा देते हैं, साइन कोस को हटा देते हैं, जिनकी वैल्यू 1 से कम होती है। हम जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू लेस देन 1 जाती है, तो मोड एफ एक्स हो जाएगा तुम्हारा लेस देन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको ही लेकर चलो जी एक्स। अब जी एक्स को चेक करो कि जी एक्स कैसे चुनी गई है। अगर जी एक्स कन्वर्जेंट है तो 100% कंपेरिजन टेस्ट कहता है, फिर एफ एक्स वाला इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो ये तो हमें शुरू में चल जाता है पता, लेकिन फिर भी क्वेश्चन करना है तो करना है। अब हम जी एक्स को चेक करेंगे, पाई टू इंफिनिटी, पाई टू इंफिनिटी, जी एक्स की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट है बाय कंपेरिजन इंटीग्रल, क्योंकि n की वैल्यू 2 आ गई है, 2 1 से बड़ी है। फिर लगाएंगे सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट कहता है फिर इंटीग्रेशन जो होगा ना एफ एक्स वाला वो भी कन्वर्जेंट होगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 0 टू इंफिनिटी cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कौन बच्चा बताएगा? पहले तोड़, मतलब जो और बच्चे हैं ना, जो बच्चे जिनको लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, तो ध्यान रखना उन बच्चों को उनको तोड़ना जरूर है। जब 0 आ जाए तो तोड़िए, 2 जगह जरूर ऐसा तोड़ लीजिए, 1 टू इंफिनिटी, ये रहा। ठीक है बच्चों, अब बताओ इसमें ये तो हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा I2, तो I1 तो हो जाएगा प्रॉपर, I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, सो I1 इज कन्वर्जेंट। अब I2 की बात करते हैं बच्चों। टेस्ट फॉर I2, I2 के लिए पहले fx मान लीजिए, fx हमारा cos x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इसका हमें gx चुनना है, तो cos तो हट जाएगा ही, डायरेक्ट कर दूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया है। cos x का जो मोड होगा वो लेस देन बन जाएगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर मोड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, ये आ गया, यही gx ले लो। लेकिन थोड़ी सी समझदारी से काम लो ना, तो तुम ऐसा भी कर सकते हो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। बताओ क्यों? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में कौन बड़ा? यही तो बड़ा होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये बड़ा होगा, ये लिख सकते हो। सीधा यही ले लो gx। इन्हें समझ में नहीं आई बात में? वरना gx इसे मान के tan इनवर्स x हो जाएगा इंटीग्रेशन उसका, वैसा कर लो। इन्हें समझ में नहीं आई? अरे एक बात बताओ, तुम्हें gx को चेक करना, तो gx तुमने क्या ली? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ली, ठीक है? तो तुम इसे इंटीग्रेट करने के चक्कर में क्यों पढ़ो? इसके लिए तो पहले 2 टेस्ट है ना, कंपेरिजन इंटीग्रल है और एक दूसरा है अल्टरनेट है, अल्टरनेट लगा लो। तो इसमें क्या लोगे पता क्या बताया था उसमें? ऊपर से हाईएस्ट पावर 1 है, नीचे हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ली जाएगी gx। अरे नया फंक्शन मान लिया g1, उसे gx कह लियो, वरना ये टैग लगा लो, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख दो, तो gx सीधा ये ले लो। सही है? तो यहाँ पर देखो gx की वैल्यू आ गई है ये। अब हम gx को चेक करते हैं। gx की वैल्यू है हमारी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट करके दिखाइए इससे, कितना था? 1 टू इंफिनिटी। तो हम कहेंगे इंटीग्रेशन क्यों करेंगे, हम तो इसे डायरेक्ट दे देंगे, dx इज कन्वर्जेंट बाय किससे? कंपेरिजन इंटीग्रल से। बाय कंपेरिजन इंटीग्रल से, इसका मतलब तो ये हुआ, क्योंकि n की लिख देना, n की वैल्यू 2 है और 2 1 से बड़ी है, तो बाय कंपेरिजन टेस्ट, फिर 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स वाला भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। कहने का मतलब I1 सॉरी I2। आप समझ जाओगे तुम, I1 भी कन्वर्जेंट था, I2 भी कन्वर्जेंट था, तो टोटल आंसर हमारा कन्वर्जेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2 के
सेकंड पार्ट पर। बस अब मैं बस हिंट दूंगा और कुछ नहीं करता मैं। बताइए पाई टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, बताओ क्या जाएगा ये? कन्वर्जेंट। साइन को छोड़ दो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को चेक कर लो, कन्वर्जेंट जाएगा। मैंने लिख दिया, इतना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट चेक करो। थर्ड पार्ट में है 0 टू इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बताओ कन्वर्जेंट। जी एक्स क्या लोगे? हाँ पहले दो जगह तोड़ना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लोगे, उसमें भी वन अपॉन एक्स स्क्वायर कर लेना, सही है। और वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होती है? कन्वर्जेंट। आंसर कन्वर्जेंट आ गया, सही है। फिर भी मैं इनके बच्चों के लिए बता दूं, जरा इसको इस तरह लिखना पहले, 0 टू 1 डालकर साइन एम एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 टू इंफिनिटी साइन एम एक्स अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसे I1 लिख देना, इसे I2। टेस्ट फॉर I1। I1 इज प्रॉपर, सो I1 इज कन्वर्जेंट। टेस्ट फॉर I2। एफ एक्स एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मोड़ लो, साइन एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां पर साइन को हटा सकते हैं और 1 अपॉन बच जाएगा कितना? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन लेस देन लिखना, क्योंकि साइन एम एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लेस देन 1 होती है। हम इसको और भी सही कर लें, जिससे कि हमें चेक करने में आसानी ना रहे, वरना जी एक्स इसे ही मान के टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए का फॉर्मूला बन जाएगा, उससे भी कर सकते हो। और वरना ऐसा कह दो कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर में ये वाला बड़ा होगा, ये छोटा होगा, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो। तो जी एक्स ऐसी चुनी जाएगी जिससे कि तुम आराम से इंटीग्रेट करके बता सकते हो कि वो इतना आ गया, इसे जी एक्स मान लो। अब जी एक्स को चेक कर दो। जी एक्स को हम चेक करेंगे, लिमिट हमारी थी 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, जी एक्स की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। हम कहेंगे कंपेरिजन इंटीग्रल से, क्योंकि अब ये इसमें क्या बन गया, ये एलजेब्रिक, साइन कोस नहीं रहा, तो हम इसमें कंपेरिजन इंटीग्रल लगा सकते हैं। इज कन्वर्जेंट बाय कंपेरिजन इंटीग्रल, सो बाय कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट के अनुसार 1 टू इंफिनिटी एफ एक्स डी एक्स भी कन्वर्जेंट होगा। इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ये आ गया। क्वेश्चन नंबर करोगे तुम 2 का फोर्थ पार्ट, 0 टू इंफिनिटी है एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। आंसर बताओ एकदम। कौन सा टेस्ट लगाओगे पहले तुम बताओ? कंपेरिजन इंटीग्रल तो लगने वाला नहीं है, अल्टरनेट लगा दो। अल्टरनेट के लिए जी एक्स कितना आएगा? हाँ एक्स क्यूब अपॉन एक्स फोर, तो कुल मिलाकर 1 अपॉन एक्स बचेगा, और 1 अपॉन एक्स का डाइवर्जेंट है कन्वर्जेंट? डाइवर्जेंट। आंसर चेक करो बच्चों, तुम्हें ऐसा करना है, ये दो जगह तोड़ लेना। डाइवर्जेंट नहीं आया? आंसर देख लो क्या आया, बस 1 टू इंफिनिटी और एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये रहा। ये I1 हो गया और ये हो गया I2। टेस्ट फॉर I1। I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल, इसलिए I1 इज कन्वर्जेंट। टेस्ट फॉर I2, let fx equal to एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर।
तो gx जब चुनोगे तो इसमें लगाएंगे हम, ध्यान रखना अल्टरनेट लगा रहे हैं, तो अल्टरनेट के लिए gx ऐसा चुनना, ऊपर से हाईएस्ट पावर नीचे से हाईएस्ट पावर जाएगी 4, कुल मिलाकर 1/x। ठीक है, तो gx जो होगा वही fx होगा, gx कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, gx डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट। लेकिन साथ में एक शर्त होती है, तो जो बच्चे लंबे क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें वो शर्त चेक जरूर करनी चाहिए, fx अपॉन gx की लिमिट निकाले तो फाइनाइट और नॉन जीरो आनी चाहिए। तो ऊपर एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा उल्टा, एक्स पहुंच जाएगा ऊपर, तो ऊपर एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, 4 बन जाएगी, और नीचे जब तुम कॉमन लोगे तो भी एक्स की पावर 4, तो लिमिट आराम से सोल्व हो जाएगी। एक्स की पावर 4, नीचे से एक्स की पावर 4 बाहर निकालो तो 1 प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये वाली पावर इससे कट गई, एक्स की जगह इनफिनिटी भरो, 1 अपॉन इनफिनिटी 0, तो कुल मिलाकर 1 आ गया, जो कि फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। इसका मतलब हमने gx सही चुनी है। अब हम gx को चेक करते हैं, gx को चेक करने के लिए हम लगाते हैं कंपैरिजन इंटीग्रल, और उसके अनुसार ये डाइवर्जेंट है, इज डाइवर्जेंट बाई, लिख दिया मैंने यहां पर, बाय कौन सा टेस्ट, हाँ कंपैरिजन इंटीग्रल। सो बाय कंपैरिजन टेस्ट 1 to infinity fx dx, या कह दीजिए I2 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। I1 कन्वर्जेंट था, I2 डाइवर्जेंट है, तो पूरा इंटीग्रल डाइवर्जेंट जाएगा। अब जरा शॉर्टकट में कर लेते हैं, और ज्यादा क्वेश्चन नहीं करते, ऐसे सब ऐसे ही होंगे, एक से ही। क्वेश्चन नंबर देखिए, बताओ फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का ही फिफ्थ पार्ट है ये, मैं लिख देता हूं, अंडर रूट में है एक्स क्यूब प्लस 1 और लिमिट 1 to इनफिनिटी, बताओ जल्दी से आंसर। हाँ, gx क्या ले लोगे, 1 अपॉन एक्स की पावर 3/2, और 3/2 कैसा है, 1 से बड़ा, तो क्या जाएगा कन्वर्जेंट। इसका 6 पार्ट देखिए, 0 to इनफिनिटी है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर है, बताओ कैसे करोगे, कौन सा टेस्ट लगाओगे, टेस्ट बताना जरूर, टेस्ट कौन सा लगाओगे। देखो एलजेब्रिक तो है नहीं है, एलजेब्रिक तो है नहीं, कंपेरिजन टेस्ट लगाओगे, तो कंपेरिजन टेस्ट में 1 माइनस कोस एक्स को छोड़ दो, ठीक है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बचेगा, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, कन्वर्जेंट, तो आंसर कन्वर्जेंट है, चेक करो। ध्यान रखना कंपेरिजन टेस्ट लगाना है इसमें, साइन को सारे, या बहुत से लोग ऐसा कर लेते हैं cos 2a का फॉर्मूला खोल लेते हैं जिसे मन कर जाए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x/2 बनेगा, तब भी साइन को तो छोड़ ही देंगे हम, 2 को भी छोड़ दो, कांस्टेंट को छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए तुम्हारा ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, तो 2 की तुम गुणा कर दोगे तो भी कन्वर्जेंट रहेगा, इसका एरिया डबल तो हो जाएगा, तो 50 पहले एरिया कन्वर्जेंट है तो अब 100 हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर, 2 कम करने पर कन्वर्जेंसी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई बात तुम्हें, चलो बोलो इसका 7th पार्ट बताओ। 7th पार्ट में है 2 to इनफिनिटी dx अपॉन कितना है, अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 1, बताओ क्या आंसर जाएगा, डाइवर्जेंट, क्योंकि इसमें जो gx आएगा वो 1 अपॉन एक्स आएगा, और ये डाइवर्जेंट जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए इसका, हाँ 8th वाले पार्ट में जाइए, 8th वाले पार्ट में क्वेश्चन है तुम्हारा 2 to इनफिनिटी dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, बताओ डाइवर्जेंट, क्योंकि इसमें भी तुम gx की वैल्यू 1 अपॉन एक्स ही लोगे। उसके बाद में है 9th वाला पार्ट, 0 to इनफिनिटी है और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर कितना है 3, बच्चों ये है, इसे चेक करियो, इसमें gx क्या लोगे, ऊपर से हाईएस्ट पावर 2 नीचे से हाईएस्ट पावर 3, कुल मिलाकर 1 अपॉन एक्स, आंसर चेक करो, डाइवर्जेंट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, 9 पार्ट, 9 ये क्या था फिर, अच्छा 10 था, हाँ बोलियो, एक्स की पावर 3/2 अपॉन में है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी की पावर कुछ नहीं, लिमिट है 0 to इनफिनिटी। देखो जो बच्चे लॉन्ग कर रहे हैं उन्हें 2 जगह तोड़ा करना है, ये 0 to 1 और 1 to इनफिनिटी, पहला वाला तो प्रॉपर बन जाएगा, दूसरे को हम चेक करेंगे। बोलो gx क्या लेंगे इस वाले के लिए, gx की वैल्यू ऊपर से देखो 3/2, नीचे से आएगी x की पावर 2,
तो कुल मिलाकर कितनी बैठ जाएगी, एक्स की पावर 1/2, और 1/2 पे क्या जाएगा, डाइवर्जेंट, तो आंसर डाइवर्जेंट चला जाए। सही है। तो ऐसा हमने 10 पार्ट करे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आ जाओ। थर्ड का फर्स्ट पार्ट, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2 है। बताओ आंसर। जो लंबे क्वेश्चन करे हैं 2 जगह थोड़ा करेंगे, ध्यान रखना। 0 टू 1 और 1 टू इंफिनिटी डालकर जब ये वाला चेक करोगे तो प्रॉपर हो जाएगा, और जब I2 वाला चेक करोगे तो इसके लिए GX क्या लोगे, ऊपर से एक्स की पावर 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। बताइए क्या बन गया ये, कन्वर्जेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। बताइए कौन, थर्ड का सेकंड पार्ट क्या है, कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, चेक करिए। एक मिनट मैं हल्का लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, लिमिट है b टू इंफिनिटी और x की पावर है 3/2 dx, अपॉन में है अंडर रूट x की पावर 4 और माइनस के a की पावर 4, जिसमें दिया है b बड़ा है a से। बताइए। हाँ, डाइवर्जेंट जाएगा। अब जब, एक मिनट के लिए, एक मिनट के लिए, इसमें देखो GX जब लोगे ना तो ऊपर से लोगे x की पावर 3/2 और नीचे से x की पावर 4, लेकिन अंडर रूट है तो x की पावर 2 आ जाएगी, तो 1 अपॉन कितना आ गया था, x 1/2, तो ये डाइवर्जेंट चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में ये दिया है 5 नहीं कर पाओगे अभी, रुक जाइए, 6 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन ये दूसरी काइंड के आ गए, लिमिट फाइनाइट आ गई ना। चलिए जी, तो मैंने तुम्हें अभी तक यहाँ पे जो क्वेश्चन करे हैं वो सारे करे हैं हमने फर्स्ट काइंड के, उनके ही हमने 4 टेस्ट बताए हैं। अभी और टेस्ट हैं लेकिन मैं फर्स्ट काइंड के उन टेस्टों को नहीं बताता, उन्हें बताऊंगा लास्ट में। फिर भी कभी कभी है ना टेस्ट लिखने के लिए आता है, भाई ऑब्जेक्टिव बन गया तो बताओ इस टेस्ट ये किसका नाम है, टेस्ट लिख दिया, इस टेस्ट का नाम क्या है, ऐसा दे सकता है वो, तो बाद में बात करेंगे। अभी तो जिनसे हम क्वेश्चन करें बस वही करेंगे, ठीक है। कल करेंगे सेकंड काइंड वाले, ठीक बच्चों।